गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन मेम्ब्रेन। गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन मेम्ब्रेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि बेसिकली ये गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन मेम्ब्रेन होती क्या है। तो जीटीआर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये एक मेम्ब्रेन है जिसको प्लेस किया जाता है हीलिंग साइट पर, जहाँ पेरिडोंटल लिगामेंट को हम चाहते हैं कि वो रीजनरेट करे और एपिथीलियम को हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो गाइड कर रहा है पेरिडोंटल लिगामेंट को और एक्सक्लूड करता है जिंजाइवल के टिश्यूज़ को। तो बेसिकली इसमें एक मेम्ब्रेन है जो बोन को कवर करती है, जिससे कि पेरिडोंटल लिगामेंट को हील करने का मौका मिलता है। तो देखिए ये एक मेम्ब्रेन है जो प्लेस की गई है हीलिंग साइट पर, जिससे कि पेरिडोंटल लिगामेंट प्रोलिफरेट करे और रीजनरेशन हो और एपिथीलियम, जिंजाइवल एपिथीलियम को एक्सक्लूड किया जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो कि पूछी जाती है, एक ऐसा प्रोसीजर, अ प्रोसीजर इन विच बैरियर इज यूटिलाइज, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें एक बैरियर को, जैसा कि इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन है, यूटिलाइज किया गया है, जिससे कि एपिथीलियम को रूट सरफेस से अलग किया जा सके, एक्सक्लूड किया जा सके। प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक बैरियर को यूटिलाइज किया जाएगा जिससे कि एक्सक्लूड किया जा सके एपिथीलियम फ्रॉम द रूट सरफेस। ये जो कंसेप्ट है ये मेल्चर ने 1976 में दिया था, और मेल्चर के कंसेप्ट के हिसाब से सिर्फ पीडीएल सेल में ही पोटेंशियल होता है रीजनरेशन का, और इसीलिए वो चाहता था कि अगर उसको एक्सक्लूड किया जाए तो रीजनरेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो जिंजाइवल के जो सेल्स हैं वो पहले प्रोलिफरेट करके वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे और लॉन्ग जंक्शन एपिथीलियम बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि हु प्रपोज दिस कंसेप्ट मेल्चर ने दिया था, 1976 में दिया था, और उसके हिसाब से पेरिडोंटल लिगामेंट के सेल में ही पोटेंशियल है रीजनरेट होने का। तो तीन नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्चर, द वन हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ जीटीआर, फिर नाइमन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि ये मेम्ब्रेन को ह्यूमन में ट्राई किया था, इस बैरियर मेम्ब्रेन को ह्यूमन में पहली बार ट्राई किया था नाइमन ने, और गॉटलो ने ये टर्म दी थी जीटीआर। मेल्चर हु प्रपोज द कंसेप्ट, नाइमन जो पहली बार यूज़ करी थी जिसने ये ह्यूमन में मेम्ब्रेन, और गॉटलो जिसने ये टर्मिनोलॉजी दी थी जीटीआर। इंडिकेशंस क्या है, ये नॉर्मली वाइवा में पूछी जाती है कि इंडिकेशंस क्या हैं जीटीआर की। तो इसमें है सबसे पहले रूट कवरेज, रिसेशन कवरेज के काम आता है ये। नैरो 2 to 3 वॉल डिफेक्ट फर्केशन एरिया में यूज़ होता है, रिज ऑगमेंटेशन में, ऑशियस फिल अराउंड इम्प्लांट, रिपेयर ऑफ ऑशियस डिफेक्ट अराउंड फेलिंग इम्प्लांट, और रिपेयर ऑफ एपिसेक्टमी डिफेक्ट। फटाफट से देख लेते हैं इनका क्या मतलब है। तो अगर 2 to 3 वॉल डिफेक्ट है और हमने उसमें बोन ग्राफ्ट कर दिया है, तो बोन ग्राफ्ट के साथ अगर हम जिंजाइवा को एक्सक्लूड करने के लिए जीटीआर प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, रीजनरेशन बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट, ग्रेड 2 फर्केशन। ग्रेड 2 फर्केशन थॉरो स्केलिंग और रूट प्लानिंग करने के बाद अगर हम इसमें बोन ग्राफ्ट कर रहे हैं तो फिर जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक जिंजाइवा को एक्सक्लूड करने के लिए हम जीटीआर लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है रिज ऑगमेंटेशन। थिन रिज है, हम चाहते हैं कि रिज को डेवलप करना जिससे कि उस पर डेंचर या इम्प्लांट प्लेस हो सके। तो जब हम थिन रिज को ओपन करते हैं, उसमें बोन ग्राफ्ट डाल देते हैं, तो नॉर्मली वो अप्रॉक्सीमेट नहीं हो पाता टिश्यू से, तो भी हमें जीटीआर लगाना पड़ सकता है। इसे कहते हैं गाइडेड बोन रीजनरेशन। उसके बाद रूट कवरेज में अगर जिंजाइवल रिसेशन है, उस कंडीशन में भी हम ये जो जिंजाइवा, जहाँ पे जिंजाइवा चला गया है, हम वहाँ पर ये जीटीआर, ये देखिए कैसे जीटीआर को प्लेस किया गया है रिसेशन कवर करने के लिए, और उसको बाद में सूचर कर दिए गए हैं। या फिर ऑशियस डिफेक्ट अराउंड फेलिंग इम्प्लांट, ये देखिए ऑशियस डिफेक्ट है इम्प्लांट के अराउंड। तो इसमें क्या है कि जब बोन ग्राफ्ट करेंगे, जैसा कि हमें ये अच्छे से पता है
कि अगर हम हीलिंग साइट को जिंजाइवा से एक्सक्लूड कर देंगे तो उसका रीजनरेशन का पोटेंशियल बेटर रहेगा। तो इसमें भी हम फेलिंग इम्प्लांट के अराउंड जब हम बोन ग्राफ्ट करेंगे तो उसमें हम अगर जीटीआर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। उसके बाद एपिसेक्टमी डिफेक्ट, ये देखिए ये एपिसेक्टमी डिफेक्ट है, सेम वही कंसेप्ट है, हमें अच्छे से क्लीन कर देना है, एपिसेक्टमी कर देनी है, उसके बाद बोन ग्राफ्टिंग करनी है, बोन ग्राफ्टिंग करने के बाद अगर जीटीआर प्लेस करते हैं तो विल गेट बेटर रिजल्ट। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिफाई कीजिए आप, तो क्लासिफिकेशन है इसकी नॉन रिजॉर्वेबल और रिजॉर्वेबल। जैसे कि नाम बताता है, नॉन रिजॉर्वेबल मीन्स जो नहीं रिजॉर्व होगा, इसका मतलब ये कुछ ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जैसे कि पीटीएफई, इट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, या फिर सेल्यूलोज जो प्लांट से आता है। तो ये जो चीज़ नॉन रिजॉर्वेबल है नेचर में, ये जैसे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या सेल्यूलोज जो ह्यूमन बॉडी में रिजॉर्व नहीं होती, इन्हें बोला जाता है नॉन रिजॉर्वेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद है रिजॉर्वेबल मेम्ब्रेन। रिजॉर्वेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो कि बॉडी में अगर इंट्रोड्यूस की जाएगी तो वो रिजॉर्व हो जाएगी। तो यानी कि ये कुछ ऐसे कंपोनेंट से बना है जैसे कि कोलेजन। कोलेजन बॉडी में डिग्रेड होना होगा तो कैसे होगा? बाय मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगा उसका, या फिर फाइब्रोब्लास्ट से होगा उसका डिग्रेडेशन। यानी कि मेम्ब्रेन प्लेस करने के कुछ टाइम के बाद उसका मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज जो नाम के एंजाइम्स होते हैं उसे डिग्रेड कर देंगे, या फिर जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो उसको डिग्रेड कर देंगे। तो आफ्टर सम टाइम वो वहाँ से चली जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी पूरी। या फिर जैसे कि हम जानते हैं पॉलीलैक्टिक या पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो एक कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, उसको ही यूज़ करके एक मेम्ब्रेन बनाई है। तो अगर हम वो मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ टीसीए साइकिल, जो जब बाद में टीसीए साइकिल होगी वो मेम्ब्रेन उससे डिग्रेड हो जाएगी और जिसका एंड प्रोडक्ट होगा CO2 एंड H2O। उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, तो ये बेसिक तो आपको पता होनी ही चाहिए कि रिजॉर्वेबल और नॉन रिजॉर्वेबल है, और रिजॉर्वेबल में कौन कौन सी है, नॉन रिजॉर्वेबल में कौन सी है। तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लांट का फाइबर होता है, पेड़ों से आने वाला फाइबर है, तो वो नॉन रिजॉर्वेबल है। जबकि कोलेजन, कोलेजन हमारी बॉडी का ही एक वो है, कंपोनेंट है, तो वो डिग्रेड हो जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है ये गॉटलो ने दी थी, उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में सेम उसने भी वही बोला कि नॉन डिग्रेडेबल है, जैसे कि सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लांट में से आता है, वो डिग्रेड नहीं होगा, या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन मेम्ब्रेन, या फिर टाइटेनियम, एक मेटल की मैश जो कि डिग्रेड नहीं होती बॉडी में। सेकेंड जनरेशन में वो है ऐसे कंपोनेंट हैं जो बॉडी में डिग्रेड हो जाते हैं, जो कि लगभग उन्हीं कंपोनेंट से बनेंगे जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कोलेजन, पॉलीलैक्टिक, पॉलीग्लाइकोलिक। और ये मैंने आपको समझा ही दिया कि कोलेजन की अगर हम मेम्ब्रेन लगाएंगे तो वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन में जाएगी, बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज वो डिग्रेड हो जाएगी, या फिर फाइब्रोब्लास्ट। और पॉलीलैक्टिक और पॉलीग्लाइकोलिक टीसीए साइकिल से डिग्रेड होगा और एंड प्रोडक्ट बनेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड जनरेशन देखिए, जो सेकंड जनरेशन मेम्ब्रेन, अगर हम उसमें कुछ अच्छे कंपोनेंट मिला देते हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल मिला देते हैं, या फिर उसके अंदर हम कुछ ग्रोथ फैक्टर मिला देते हैं जिससे बेटर ग्रोथ हो, बेटर रिजल्ट आए, तो उसे बोलते हैं थर्ड जनरेशन। तो इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर मिक्स किए जाते हैं ये मेम्ब्रेन में, जैसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जिससे ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट वहाँ पर आए और पेरिडोंटल लिगामेंट का ले डाउन हो, और इस तरह से ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, इनेमल मैट्रिक्स प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करके जो मेम्ब्रेन बनाई जाती है उन्हें बोलते हैं थर्ड जनरेशन मेम्ब्रेन। तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन और इंडिकेशन। क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल्यूलोज फर्स्ट जनरेशन में है और कोलेजन सेकेंड जनरेशन में है। बाकी मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ, विद वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स थर्ड जनरेशन में आएगा। अब देखिए एट्रिसॉब, ये अपने आप में अलग मेम्ब्रेन इसीलिए है क्योंकि एट्रिसॉब में कोई सूचर मटेरियल नहीं यूज़ किया जाता। ये आपको एक सिरिंज फॉर्म में अवेलेबल है और ये सोल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है, और आपको इसको सिर्फ साइट पर फ्लैप रेस करके थॉरो स्केलिंग और रूट प्लानिंग करने के बाद आपको उसमें इंजेक्ट कर देना। इट्स अ फ्लोएबल, तो वो अपने आप फ्लो करेगी और अपने आप सेट हो जाएगी, इसमें सूचर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें सुचरिंग नहीं इंडिकेटेड हो, हम सुचरिंग के बिना जिसमें ईजिली कर सकें, तो वो है एट्रिसॉर्ब। ये आपको याद रखना है।